हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हुए हैं आरबीआई। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से आरबीआई का क्वेश्चन ना पूछता हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन को छोड़कर। ठीक है, आईआईटी और मेडिकल को छोड़ के सारे जगहों पर आरबीआई से क्वेश्चन बनता है। और हम तो बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस, बनारस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस जहां पर आपसे स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, तो आरबीआई उन सबों में से उनका फेवरेट टॉपिक होता है। पिछले साल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के देख लिया जाए तो वहां पे भी आपको आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों का पेपर अगर प्रीवियस अगर आप पता कर ले तो उसमें भी लॉ एंट्रेंस में आपको आरबीआई से क्वेश्चन पूछा था। महाराष्ट्र कॉमन इंटर टेस्ट में पूछा और बीएचयू का ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछेगा। और आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मुश्किल से ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और 10 से 15 मिनट वीडियो में आप पूरे आरबीआई को समझ लेंगे। करंट सिनेरियो को जोड़ के मैं पूरे आरबीआई को अपडेट होकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके सारे डिटेल में मैं बताऊंगा। और आरबीआई इस वीडियो के बाद आपको आरबीआई तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in 1926 first proposal was proposed by Hilton Young Commission, ठीक है, to British government for establishment of an umbrella organization और अपेक्स बैंक इन इंडिया, बट इट प्रपोजल वाज डिनाइड। देखिए, हमारे देश में पहले किसका राज्य था? अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जब राज करते थे तो उनको बैंक की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, उनको बैंक की जरूरत पड़ी होगी कि किस तरीके से पूरे भारत को चलाया जाए। एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मींस एक बैंक, मतलब हाई लेवल का बैंक हो जिसके छत्र छाया में और भी सारे बैंक काम करे। और पैक्स बैंक का मतलब क्या होता है? तो पैक्स बैंक का मतलब होता है हेड, सर्वोच्च। ठीक है, तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा प्रपोजल किया गया था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था। और इनके जो प्रपोजल थे, इनके प्रपोजल को डिनाइड कर दिया गया। ठीक है, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छे प्रपोजल दिए थे। सबसे पहले जो प्रपोजल देने वाले कौन थे? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा दिया गया था। चलिए, in 1933 it was presented as a bill in British Legislative Assembly and it was passed on 6 March 1934 as RBI Act 1934। फिर से अगर बात करें, फिर से 1933 में, फिर से 1933 में एक बिल के तहत आरबीआई को लाया गया। ठीक है, एक बिल को तहत लाया गया। कहां पे? ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय भारत में किसका राज्य था? ब्रिटिश का राज्य था। तो कहां पर बिल पेश होगा? आज हमारे बिल पेश कहां होता है? लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश होता है। तो उस समय ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे पास किया गया। 6 मार्च 1934 को पास हो गया ये। और 1900 आरबीआई एक्ट 1934 उसी समय से बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के आजाद होने से पहले ही आरबीआई एक्ट 1934 आ गया था। चलिए, यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे समझते हैं अंडर आरबीआई एक्ट 1934। अब आरबीआई एक्ट को समझना हो, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई का एक्ट कौन सा है। तो आरबीआई का एक्ट क्या है? 1934। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलो, नेक्स्ट है, ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया और एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई को जो एक्ट है वो 1934 है, लेकिन वो काम करना कब से शुरू किया? तो 1 अप्रैल 1935 का इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज अपेक्स बैंक, मतलब भारत का सर्वोच्च बैंक के रूप में इसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोला जाता है, मतलब एक ऐसा बैंक जिसके छत्र छाया में पूरे भारत का बैंक काम करे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ लीगल फैक्ट्स, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ऑसबोर्न स्मिथ वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर द पीरियड ऑफ 1935-1937। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1935 से। तो 1935 से लेकर 1937 तक जो भारत के गवर्नर रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ रहे। चलिए, नेक्स्ट है, सर जेम्स टेलर वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर द पीरियड ऑफ 1935 से 1937।
चलिए, तो सर जेम्स टेलर जो है वो भारत के पहले डिप्यूटी गवर्नर बन के आए। ठीक है, सर जेम्स टेलर वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो ऑसबोर्न स्मिथ हो गया, और फर्स्ट डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सर जेम्स टेलर थे, और बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनसे इनको बनाया गया था। और साथ ही साथ ये आरबीआई के सेकेंड गवर्नर भी बने। ठीक है, सेकेंड गवर्नर ऑफ आरबीआई भी ये बने थे 1935 से लेकर 1937 तक जो ऑसबोर्न स्मिथ थे। उसके बाद कौन बनेंगे? 1937 से 1943 तक सर जेम्स टेलर जो है सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई के रूप में चुने गए। तो आपको नोट्स कर लेना है कि पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो 1935 से लेकर 1937 तक रहे। उसके बाद पहले जो डिप्यूटी गवर्नर थे सर जेम्स टेलर, जो भी 1935 से 1937 तक रहे। और अगर बात किया जाए कि सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई की आपसे बात करें तो 1937 से लेकर 1943 तक रहे। चलिए, यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन हु वाज अपॉइंटेड एज थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर द पीरियड ऑफ 1943-1949। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख, और ये भारत के आरबीआई के ये तीसरे गवर्नर के रूप में इन्होंने ये पद हासिल किया था। तो फर्स्ट गवर्नर हो गए आपके ऑसबोर्न स्मिथ, सेकंड गवर्नर हो गए जेम्स टेलर, और थर्ड गवर्नर हो गए सीडी देशमुख। और आपसे पूछे फर्स्ट डिप्यूटी गवर्नर कौन है, तो जेम्स टेलर। और पूछे फर्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहां से आपको क्वेश्चन छपने की संभावना है। हम लोग इस तरीके से आरबीआई को खत्म करेंगे कि आपको आरबीआई से एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, एकदम कंफर्म रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉर्मली अपॉइंटेड एज टेन्योर ऑफ 3 ईयर बट इट मे बी रीअपॉइंटेड और एक्सटेंडेड। देखो, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो बेसिकली कितने दिनों के लिए होते हैं? 3 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर उनको जरूरी पड़ने पर उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है और उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर नॉर्मली कि आपसे क्वेश्चन पूछे तो कितने साल का होता है? 3 साल। चलिए नेक्स्ट है, इनिशियली आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड बट ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड अंडर ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 इन प्रेजेंस ऑफ सीडी देशमुख एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। देखो, आरबीआई जो पहले काम करता था एक प्राइवेट बैंक के तहत काम करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट के तहत। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग रट लेना है, एकदम याद कर लेना है, समझ लेना है। आरबीआई जो था वो पहले क्या था? प्राइवेट बैंक के तहत काम करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट के तहत। और उस समय जो गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर बंगाल रामाराव। ठीक है, अब आरबीआई से कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए फॉर लॉन्गेस्ट टर्म के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं, तो ये थे सर बंगाल रामाराव। सबसे लंबे समय तक ये रहे हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड की आपसे बात किया जाए मात्र 20 दिनों के लिए, वो रहते कौन है? अमिताभ घोष। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं? क्वेश्चन यहां से पूछ जाता है कि मनमोहन सिंह ऐसे गवर्नर आरबीआई के रह चुके हैं जो कि गवर्नर के साथ साथ, ठीक है, वो कार्य क्या किए हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंचे हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्राइम मिनिस्टर भी रहा है और आरबीआई का गवर्नर भी रहा है? वो कौन थे? मनमोहन सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी आपको अच्छे से समझ कर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केजे उदेसी। केजे उदेसी बिकम्स आरबीआई फर्स्ट वीमेन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की पहली महिला डिप्यूटी गवर्नर कौन बनी थी? केजे उदेसी। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आरबीआई का अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, तो आरबीआई की अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है, लेकिन केजे उदेसी जो है वो आरबीआई की फर्स्ट वीमेन डिप्टी गवर्नर बन के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ऑल्सो फंक्शनड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल 1947। देखिए, हम लोग को भारत जो है पहले बर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारे भारत का हिस्सा हुआ कभी करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत का आजादी हुआ, जब बर्मा भारत से अलग हुआ, तो उस समय बर्मा को चलाने के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत थी या फिर अपेक्स बैंक की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। तो आरबीआई हमारा देखिए क्या किया, आपको ये चीज पता नहीं होगा, लगभग 10 साल तक, ठीक है, लगभग 10 तक सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी काम किया है। ठीक है, वो बर्मा के बैंक को भी संभाला है भारत के साथ साथ। और यही नहीं, ये पाकिस्तान के बैंकों को भी संभाला है 30 जून 1948 तक।
तो समझ सकते हैं कि हमारा आरबीआई जो है अपेक्स बैंक क्यों माना जाता है, इसको सर्वोच्च बैंक क्यों माना जाता है। भारत का टुकड़ा था, भारत को अलग हो गया बर्मा, भारत का टुकड़ा था, भारत का अलग हो गया पाकिस्तान, फिर भी भारत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला, भारत ने बोला कि आप हमारे हिस्सा कभी रहे थे तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं भी आपको सपोर्ट करूं। और इस तरीके से आरबीआई ने बर्मा को 10 साल तक बर्मा का बैंकिंग सिस्टम को संभाला और पाकिस्तान का 30 जून 1948 तक संभाला था, ठीक है, आजादी के बाद। तो जोड़ लीजिए कितना दिन तक हुआ। नेक्स्ट है इनिशियल पीरियड ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वाज इंस्टॉल्ड इन कलकत्ता। पहले जो इसका आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहां था, तो आरबीआई का जो पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। चलिए, मतलब आरबीआई से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, एग्जाम में कंफर्म रहिए। 10 मिनट का वीडियो रहेगा और 10 मिनट में आपको आरबीआई इतने अच्छे से मैं समझा दूंगा, एक एक पॉइंट को आप करा दूंगा कि आरबीआई से रिलेटेड आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जाकर देकर आना और बोलना कि सर आरबीआई का क्वेश्चन आया तो और क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। अब बात है एम्ब्लम ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो एम्ब्लम है रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर एंड पाम ट्री, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर एंड पाम ट्री। और इसका जो मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इन डिवाइन। ये भी आपको याद कर लेना, लर्न कर लेना है इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। देखो कहां कहां से क्वेश्चन बना सकता है ये एनटीए वालों ने, वो सारा मैं यहां से उठा लिया हूं, ठीक है। तो आरबीआई 2 रिपोर्ट जारी करता है। पहला रिपोर्ट करता है आरबीआई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, और दूसरा जो रिपोर्ट जारी करता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टोटल ऑफिस के बारे में। बात किया जाए तो टोटल ऑफिस आरबीआई के कितने ऑफिस है, टोटल 31 ऑफिस है। आरबीआई के जो ऑफिस है 31 ऑफिस है, और 31 ऑफिस में रीजनल ऑफिस है 20, ठीक है। तो देयर आर टोटल ऑफिस ऑफ आरबीआई 31 एंड रीजनल ऑफिस इज 22, सब ऑफिस 7 है और जोनल ऑफिस कितना है 4 है, जो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में लोकेटेड है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल बोर्ड मेंबर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो टोटल बोर्ड मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल बोर्ड मेंबर कितने होते हैं, आरबीआई में 21 होते हैं। और मैं ये भी जो आज के डेट, ठीक है, आज का डेट में जब वीडियो आपको अपडेट हो रहा है तब तक के लिए एक करंट सिचुएशन से लिया गया है। बाद में अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा और उसमें अगर कोई चेंज होता है तो आपको उसको अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपडेशन चाहिए इस वीडियो, मतलब इस जो पेज आपको खुला हुआ है। अभी जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है, शक्तिकांत दास है। और 25वें गवर्नर है ये, भारत के 25वें आरबीआई के गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास। और उसके साथ ही साथ 4 डिप्यूटी गवर्नर भी है, ठीक है, 4 डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। और अभी ये 4 डिप्यूटी गवर्नर कौन है, एमके जैन है, ठीक है, एमके जैन है, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, एकदम 100% बनने की संभावना है। तो एक गवर्नर हो गए जो शक्तिकांत दास थे, जो 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर बन के आए हैं, और 4 डिप्यूटी गवर्नर हो गए एमके जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर। चलिए इसके साथ ही साथ 2 इकोनॉमिक एडवाइजर भी होते हैं, ठीक है, आरबीआई के 2 इकोनॉमिक एडवाइजर, और 10 नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। और 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं कि ईच जोनल ऑफिस के। तो कितना हो गया, 4 1 5 2 7 7 और 10 17 17 4 21, टोटल 21 मेंबर मैंने बताया था, और टोटल 21 मेंबर का मैंने यहाँ लिस्ट दे दिया। और इस पेज को तुम अच्छे से लर्न करके जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल पॉइंट है। इसके साथ ही और मैं बता दूं कि मैं ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूं कि आरबीआई का क्या फंक्शन है, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको जान लेना जरूरी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करता है। इसके बाद जो अगला वीडियो में लाऊंगा आरबीआई से रिलेटेड, वो मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। इन सब से रिलेटेड आपको मैं एक वीडियो लाऊंगा, इसके बाद वो भी क्लियर करा दूंगा, जो कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टैटिक का पोर्शन है ये। यहां से आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको भी मैं करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले होने तक, ठीक है। तो आरबीआई का एक फंक्शन ये भी कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, मतलब कितना सीआरआर होना चाहिए, एसएलआर होना चाहिए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई, ये सारा काम जो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही किया जाता है। सेकंड है मोनोपोली द इशू ऑफ इंडियन करेंसी। एक चीज आप जान लीजिए कि जो भी इंडियन करेंसी पर उसका मोनोपोली किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना नोट छापना है वो सारा चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ
में होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक मतलब इसलिए हो गया कि जब भारत सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर भारत सरकार के पैसे के निपटारा या देखरेख करने के लिए कोई करता है तो कौन करता है, आरबीआई के तहत किया जाता है। गवर्नमेंट बैंक का एक वहां पर आरबीआई में एक बैंक अकाउंट होता है जिससे रिलेटेड सारे कंसोलिडेटेड फंड से लेकर सारे फंड की वो जानकारी आरबीआई के पास रहती है। नेक्स्ट है ये बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक इसको इसलिए कहा गया है जब कोई भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो उसको क्या करता है, जाके वो किससे लेता है, दूसरे बैंकों से। अगर उसे पैसा ना मिले तो जाके आरबीआई से क्या करता है, कर्ज लेता है। तो आरबीआई उसको सपोर्ट करती है। और इसके साथ ही साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का भी काम करता है। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब बैंक को थक जाता है, उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो जाकर वो आरबीआई है वही उसका मदद करता है, मतलब वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। उसके बाद एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। ठीक है, वो फॉरेन रिजर्व का कस्टडी वगैरह फॉरेक्स अथॉरिटी के तहत ये रखता है। तो ये था फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे आरबीआई से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर करवा दिया वीडियो। ठीक है, और यहां से जो भी आप क्वेश्चन बनेंगे आप कंफर्म क्लियर कर लोगे। इसके बाद कुछ फंड्स मॉनेटरी पॉलिसी को मैं समझा दूंगा, और मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार जुड़े हो तो। और आप अगर हम अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल दे देता हूं। ठीक है, ये 8674841612। ठीक है, ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। यहां पर आप मैसेज करके आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर डेली करंट अफेयर्स, आपको इंस्टेंट न्यूज, पीडीएफ सारा चीज वहां से आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको इस नंबर में मैसेज नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।